ओके, तो आज की क्लास में हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे। वही सारी इक्वेशन है हमारे पास 4, लेकिन आज हम इसको करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, और जो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था वो हमने फॉर्मूला मेथड से किया। तो ये तुमको या तो मेंशन करके आएगी और या फिर तुम अपनी चॉइस से जो मेथड, एक मेथड और करेंगे अभी इन्हीं चारों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करेंगे, वो बाद में देखेंगे। हमारी 4 इक्वेशन क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? हवन। व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू, जाके पढ़ा नहीं पढ़ा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमको प्रूव करना है बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो अब हमको पता है इसको इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें पता है a इज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज को फिजिक्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को फिजिक्स में d डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको मैंने फिजिक्स में लिखा है dv बाय dt। इसको अपन पढ़ते कैसे हैं? वी कॉल्ड इट एज अ d बाय dt ऑफ b। सर ने अभी बताया ना d बाय dx ऑफ समथिंग, ऐसा अपन करते हैं ना, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं d बाय dx ऑफ, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में? ओके, तो हम a को लिख सकते हैं dv बाय dt। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू a dt। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको पता है एट एनी टाइम 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी u। वी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब गाड़ी शुरू हुई थी या जब समय 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी थी u। एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t द वेलोसिटी विल बी v। चेंज हो गई कुछ टाइम बाद। तो हम लोग कर सकते हैं, हम इक्वेशन में, अब मैं देखो क्या लिखूं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? देखो, इंटीग्रेशन का एक सिंबल होता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरीके से होता है डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वैसे ही है जैसे प्लस और माइनस। एक बात समझ में, जैसे प्लस और माइनस ऑपोजिट होते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे अपने पास होता है d बाय dx ऑफ x टू द पावर n, इसको अपन लिखते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं वैसे इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, किसी भी चीज को जोड़ना, नीचे की लिमिट से लेकर ऊपर की लिमिट तक। अब अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिमिट लगा दी x इज इक्वल्स टू 0
0 से लेकर x इज इक्वल्स टू 10 तक, मतलब ये x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 10 तक का समीशन देगा। अभी कैसे देगा बताते हैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ इक्वेशन 1 को। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dv और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू v। अपने को मैथ्स में करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आता है वो x का आता है। आई बात समझ में। अभी यहाँ पे अगर कुछ भी v का होता, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dv, तो अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आई बात समझ में। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, और यहाँ पे तो a है लेकिन t का कुछ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता at स्क्वायर dt, तो t का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता, लेकिन a किसकी तरह है, कांस्टेंट की तरह। किसकी तरह है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब t का डिफरेंशिएशन होगा। t के अलावा यदि यहाँ कुछ भी आता है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कल मैंने तुमको बताया था d/dx ऑफ a होता है, क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है। x के अलावा वहाँ जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है। आई बात समझ में। तो हाल फिलहाल हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। आई बात समझ में। अब इस इंटीग्रेशन में अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लिमिट लगाते हैं। वेलोसिटी शुरू कहाँ से हो रही है, u से, कहाँ तक जा रही है, एट एनी टाइम t द वेलोसिटी इज, यहाँ पे अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब वेलोसिटी u थी तो टाइम क्या था, और जब वेलोसिटी v थी टाइम क्या था। अपन ऐसे लिमिट लगाते हैं। आई बात समझ में। अब लिमिट की तो अभी बाद में देखेंगे। अपन इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv क्या होगा, v। ऐसा इंटीग्रेशन करने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट पे अपर और लोअर लिमिट लगाते हैं। अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, अपन ने कल किया था d/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0, लेकिन d/dx ऑफ ax 0 नहीं होता। अपन a को बाहर ले आते हैं और फिर d/dx ऑफ क्या करते हैं x, तो ये हो जाता है a इंटू, क्योंकि d/dx ऑफ x होता है 1। आई बात समझ में। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, यहाँ पे कोई t की टर्म है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यदि किसी कांस्टेंट का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dx होता है, तो हम इस इंटीग्रेशन को, इस कांस्टेंट को इससे बाहर लेते हैं, अंदर अपने पास बचता है 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब भी बताया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और a तो बाहर था। a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि a क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt 0, वो डिफरेंशिएशन में होता है। d/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट 0, d/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट 0। फिर से d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट
लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जीरो नहीं होता, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, और इंटीग्रेशन dx का होता है x, इंटीग्रेशन dx का होता है x, तो जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या आ जाएगा, x। सर एक दो दिन में बता देंगे थोड़ा, ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए ये तो इसके बाहर आ गया, अब यहाँ पे बचा 0 से t dt, यस और नो। यहाँ पे b के रिस्पेक्ट में था इसलिए b आया, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ब्रैकेट में t आएगा। आगे बात समझ में, यस और नो, ठीक है। अब जब ये अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं और ब्रैकेट पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देते हैं, उसके बाद अपन वो लिमिट पुट करते हैं जो अपन ने इंटीग्रेशन किया है उसमें, तो हम एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। इसकी अपर लिमिट क्या है, b, तो ये होगा b माइनस, इसी की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा होता, तो तुम इसको लिखते 2 स्क्वायर माइनस अपर लिमिट पुट कर देते हैं उसकी जगह पे, वही फंक्शन एज इट इज, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब अपने यहाँ फंक्शन ही b था और अपर लिमिट भी b थी, इसलिए पहला तो क्या आया और फिर माइनस b की जगह पे, क्योंकि वहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे लोअर लिमिट 1 स्क्वायर आया। आई बात समझ में, इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट माइनस आगे बात समझ में, इसको लिखते जाओ, घर जाके भूल जाओ। आगे बात समझ में, अब देखो दिस इज b माइनस u इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू प्लस धीरे धीरे आएगा। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे ना, जब तक तुम्हें इंटीग्रेशन में हाथ नहीं बैठेगा, तब तक थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, धीरे धीरे बैठने लग जाएगा। सर एक पेन, ठीक है, देखो बहुत स्लो है, फर्स्ट 11 तक वैसे ही होगा। सेकेंड इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, साथ साथ में लिखते जाएगा। ट्वेल्थ के जैसा नहीं चल सकते, हाँ, प्रूफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मैथड, ये पूरा एज इट इज ऐसा ही, अभी छोटा छोटा है ना, ऐसे 150 डेरिवेशन है 12 3 पेज के, पर ये है कि ये मैच होता है। अगर तुमको एक बार जब कंसेप्ट बैठ जाता है ना, तो फिर ये रखना नहीं पड़ता, आपको ये याद रखना होता है शुरू कहाँ से होता है, उसके बाद तो फिर अपने आप
नेक्स्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमेशा डेरिवेशन का स्टार्ट याद होना चाहिए, शुरू कहाँ से किया था, किस फॉर्मूले से किया था। अगर शुरू याद नहीं आता तो फिर आगे का याद नहीं आता। जैसे हमने यहाँ एस्टिमेशन के फॉर्मूले से शुरू किया, उसी तरीके से इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए अपन वेलोसिटी के फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो v इज इक्वल्स टू हो गया ds बाय dt। चेंज को अपन d से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को अपन बता रहे हैं s से। इस इक्वेशन आई बात समझ में, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt। तो अपन इसको लिख सकते हैं v dt इज इक्वल्स टू ds। अपन v की वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू क्या रखेंगे, u प्लस at रख सकते हैं। dt इज इक्वल्स टू ds। ठीक है, ओके ठीक है। लिमिट देखते हैं, एट एनी टाइम at any time 0 the displacement, at any time 0 the distance traveled या displacement is 0, at any time t the displacement is s। अपन ने पहले जब शुरू किया था ये की वैल्यू आ रही है वहां पे ना, कहाँ पे, हाँ ये तो मैंने b की इक्वेशन, b की वैल्यू बताई u प्लस a की। आई बात समझ में, फिर से अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन 1। लास्ट इक्वेशन समझ में आई क्या लिखा, देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इंटीग्रेट किया तो मैंने ऐसा लिखा है, आया इसका समझ में। अपन ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया और लिमिट पुट करी, अभी किया नहीं है इंटीग्रेट, अब करूंगी। ठीक है, आया सभी समझ में। हाँ? अब अपन इसको लिखेंगे, अब अपन इसको लिखते हैं, पहले देख लेना अच्छे से। क्या किया मैंने प्लस इस इंटीग्रेशन को दोनों प्लस में अलग अलग कर दिया। पहले इसका इंटीग्रेशन प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन, पहले इसको इसके साथ लिखा। एक बात समझ में, अभी भी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोल दिया ना। एक बार इस टर्म का इंटीग्रेट करना है तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। आई बात समझ में, ये इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at विद रिस्पेक्ट टू dt अलग अलग रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, पहले से ही रिलेटेड है, पहले डेरिवेशन में कुछ ना कुछ t कैसे बाहर आएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा? यू बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के अलावा वहां जो भी है वो कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो ये यू किसके बाहर आ गया? प्लस क्या किया समझ में? सेकेंड टर्म है टी के रिस्पेक्ट में था, तो टी को तो अंदर ही रहने दिया, इसको बाहर ले लाए, मल्टीप्लाई नहीं है ना। आई बात समझ में? ए के साथ जो टी था उसको बाहर के लिए, क्योंकि उसका तो इंटीग्रेशन करना है ना विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी कांस्टेंट का है, ये तो इसका तो इंटीग्रेशन करोगे ना, ये तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है? तो टी कांस्टेंट थोड़ी है यहाँ पे, अपन तो सिर्फ कांस्टेंट को बाहर लाते हैं। तो टी के साथ ए कांस्टेंट था ना, मल्टीप्लाई में थे ना दोनों, तो अभी भी तो दोनों चीज मल्टीप्लाई में ही है, ए और इंटीग्रेशन ऑफ टी। यहाँ पे टी नहीं था इसलिए यहाँ अंदर 1 बचता है, क्योंकि यू बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसका इंटीग्रेशन होगा टी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बी था बी, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ टी होगा टी। आई बात समझ में? अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस ए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 n प्लस 1। यहाँ पे t की पावर कितनी है? तो इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 t। इसका इंटीग्रेशन होगा s। देखिए अच्छे से, x के रिस्पेक्ट में था इसलिए x, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है इसलिए t, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। उस टी का कोई रोल नहीं जो डी के साथ है, किसके साथ है? जो डी के साथ कोई लगा हुआ है, वो तो सिर्फ ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, उसका वो फॉर्मूला है। इट इज एन रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटीग्रेशन, जैसे डी बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंशिएशन, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, इसमें किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता। अब इसके बीच में जो आएगा उसका इंटीग्रेशन, इसके बाद में जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन, ये तो सिंबल है टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन एंड ये हमको बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज वेरिएबल। जैसे मैथ्स में तुम सब एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस होती है, हमारे यहाँ वेरिएबल बदलता रहता है, कभी हम बी के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी हम एस के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हमारा एक्स फिक्स नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चेंजिंग होता है, उसके अलावा बाकी सब वहाँ कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? जैसे वहाँ पे अपन ने पहले टी के रिस्पेक्ट में किया था तो यू कांस्टेंट था, तभी तो यू को बाहर ले आए थे ना। यहाँ पे भी टी के रिस्पेक्ट में किया था तो ए कांस्टेंट था। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, ए, इसको पहले सॉल्व कर लेते, ये बनेगा टी स्क्वायर बाय 2, अभी लिमिट पुट नहीं करें, एस माइनस यस सुनो, ये तो हो गया, जरूरी नहीं होता सब में एक साथ लिमिट पुट करो,
तुम आगे पीछे अलग अलग टर्म को अलग अलग चला सकते हो। पूरा करना ut प्लस a। अब मैं लिमिट पुट कर रही हूँ t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s। ये कैसे है? अपर लिमिट t की जगह पे पुट करोगे ना, तो इसकी जगह पे तो ये है, लोअर लिमिट भी किसकी जगह पे पुट करोगे? इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है ना? तो लिमिट भी किसकी जगह पुट करेंगे? इसलिए आई बात समझ में? दिस इज ut प्लस at स्क्वायर बाय, ये हो गया पूरा 0, तो 0 से a मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही इक्वेशन। तेरा क्या नाम? भानु। उसका दीपक। दीपक कम समझ में आ रहा है, पर समझ के, किसी से पूछ के, कॉपी में दोबारा समझ के खुद ट्राई करना है। चीजें धीरे धीरे आएंगी पर आ जाएंगी, कोई भी ऐसे ही समझाएगा। मतलब तू ही पढ़ा दिया था, पर तू ऐसा नहीं पढ़ाएगा, इतना पेशेंस नहीं है तेरे। बेटा सीधा इंटीग्रेशन सीधा आंसर में तेरे 2 साल लग गए, उनके में दूसरा दे 2 साल उनके भी होने दे, वो भी धड़ाधड़ उतार देंगे वो। 10th क्लास में कितने थे भाई साहब? 80। तुर्रम खान बैठे हैं यहाँ 10th के, तो 2 साल बाद सोच ले सब कहाँ होंगे। कर लेंगे भाई साहब, तुम्हें क्या समझ रखा है? मेरे को भी तेरे से ज्यादा मैं सबकी रग रग जानती हूँ, ठीक है? थर्ड इक्वेशन करें, आज सिर्फ यही करेंगे, 4 इक्वेशन कैलकुलस मैथड, धीरे धीरे करेंगे पर आ जाएगा। घर जाके दोबारा और वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है? थर्ड इक्वेशन क्या है रवि? में तो देख लेता नीचे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू as। शुरू कहाँ से करना है ये याद रखना है, ठीक है? इसको शुरू करते हैं एस्केलेरेशन के फॉर्मूले से। एस्केलेरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय, मैं नीचे ds से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता मैडम क्यों किया, ये याद रखना पड़ता है क्योंकि अपने को कुछ प्रूफ करना है तो अपने स्टेप्स याद होनी चाहिए कि ऐसे प्रोसीजर चलेगा तब अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड करोगे तो भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब a इज इक्वल्स टू dv बाय ds। ds बाय dt को क्या लिख सकती हूँ? वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ओके, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो गया a ds इज इक्वल्स टू b। अब समझ में आ गया क्या करेंगे? अब लिमिट ए का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। ये मैंने अपनी इच्छा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्योंकि किसी भी इक्वेशन में सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टी है तो इसमें मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का रूल है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मुझे ds बाई dt को बनाना था। आ गई बात समझ में? ठीक है। अपर लिमिट एट एनी टाइम t at any time 0 velocity is u initial velocity and distance is 0। किसी समय पे किसी गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल तो नहीं किया था पर शुरू हुई थी विद दिस वेलोसिटी। बस स्टॉप से गाड़ी शुरू हुई, जब मैंने देखना शुरू किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी पर अभी उसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया। 2 घंटे बाद जब मैंने देखा तो उसका टाइम हो गया t, उसकी वेलोसिटी हो गई v और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया s। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिंबल a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो लिमिट किसकी पुट होगी? s की। s की लिमिट क्या है? 0 से किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो लिमिट किसकी पुट होगी? u की। वेलोसिटी। वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है? u और अपर लिमिट क्या है? अगली बात समझ में? यहाँ से तो किया ना, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लोअर लिमिट वेलोसिटी की और अपर लिमिट भी वेलोसिटी की। जरूरी नहीं है कि टाइम लिखा तो टाइम ही आना चाहिए, नहीं है भाई dt के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को तो भी एक बात नहीं। हाँ, एक ही। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ये क्या हो गया? कांस्टेंट। किसके बाहर आ जाएगा? ये बाहर नहीं आएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ये कैसे बाहर आएगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है v की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ये कांस्टेंट थोड़ी इसमें भी v कहाँ कांस्टेंट है? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट, तभी तो उसको बाहर नहीं लाए। यहाँ s होता तो बाहर नहीं आता, यहाँ a था इसलिए बाहर आया। जो v की तरह ये होता तो बाहर आ। हाँ, v की जगह कुछ भी होता तो वो बाहर आता, v के साथ होता तो भी बाहर आता। इंटीग्रेशन a स्क्वायर v dv होता तो भी a स्क्वायर बाहर आ जाता। आई बात समझ में? कहते हैं मैं v स्क्वायर होता तो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते। v स्क्वायर dv होता तो ये होता v 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। हाँ, सब सेम है, बस नाम अलग अलग हो जाता है। कहीं ऐसे हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, वो हमको देखना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आएगा s, इंटीग्रेशन ds होता है s। ये तो बाहर है ही, लोअर लिमिट अपर लिमिट सोना नहीं है। b स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट। ठीक है, ओके। इसको अपन लिखते हैं a s माइनस 0 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 कैसे रहे? लोअर लिमिट u है, अपन ने पहले 0 लिखा तो इधर भी 0 थोड़ी है भाई साहब, इधर u है लोअर लिमिट।
आई बैक समझ में? यस और नो? बंद हो गया ना? हो गया? अच्छा 35 मिनट्स हो गए, चल v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट? आ गया? ये लिमिट पुट करिए b की जगह पे, ठीक है? सो दिस इज as, इसको लिख सकती हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, कॉमन है इसलिए 2 को इधर ले आओ, 2as इज इक्वल्स टू this is your third equation of छाप लिया? छाप लेना है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किसी बुक से, किसी नेट से देख के आओगे बाय कैलकुलस मैथड। नेट पे ऐसा डाल देना, गूगल लिसनिंग, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मैथड, डेरिवेशन आ जाएगा जैसे ये कर रही हूँ, उसको देख के समझना क्या किया हो। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में मैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट